हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रामसर ऑफिशियल पर। आज हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत एक ऐसे टॉपिक की जिससे अक्सर आपके परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। ये टॉपिक आपका है मोमेंट ऑफ अर्थ, या कह सकते हैं पृथ्वी की गतियों से संबंधित। इससे जिस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं या फिर पूछे जाने की संभावनाएं हैं, हम उन पर भी चर्चा करेंगे। तो पहले देखते हैं पृथ्वी की गतियों से संबंधित। तो पृथ्वी की जो गतियां हैं वह दो प्रकार की हैं। पृथ्वी की जो गतियां हैं दो प्रकार की हैं। कौन कौन सी? एक तो रोटेशन, जिसे हम कहते हैं घूर्णन, व दूसरा क्या है? रिवॉल्यूशन, जिसे हम परिक्रमण कहते हैं। तो हम बात करेंगे सबसे पहले घूर्णन की या रोटेशन की। ये क्या होता है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर निरंतर घूमती रहती है और लगभग 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। कितने घंटे में? 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, जिसे घूर्णन गति या परिभ्रमण गति कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछा गया है कि परिभ्रमण क्या होता है। परिभ्रमण व परिक्रमण में अंतर है। परिभ्रमण मतलब स्वयं के परितः घूमना, और परिक्रमण मतलब क्या होता है? किसी अन्य चीज के परितः या चारों ओर घूमना। अब बात करें, चूंकि दिन व रात पृथ्वी की इसी गति के वजह से होते हैं, इसीलिए इसे दैनिक गति भी कहते हैं। डेली रोटेशन जो होता है, दैनिक गति जो होती है, किसे कहते हैं? घूर्णन गति को ही कहा जाता है। इसे भी आप याद रखिएगा, पूछा कई बार गया एग्जाम में है। पृथ्वी अपने अक्ष से, जो पृथ्वी का अक्ष तल है, पृथ्वी अपने अक्ष तल से 23.5 डिग्री झुकी हुई है। यहाँ देखिए जरा कि जी, ये मान लीजिए अर्थ है, तो अर्थ जो आपकी है, पृथ्वी है, ये अपने अक्ष तल से कितना झुकी है? 23.5 डिग्री आपको झुकी हुई दिख रही है यहाँ पे। इसी अक्ष के उत्तरी सिरे को हम क्या कहते हैं? नॉर्थ पोल या उत्तरी ध्रुव कहते हैं, व इसके दक्षिणी सिरे को हम साउथ पोल या दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा आप। एक और प्रश्न आपका यहाँ से बनता है कि सूर्योदय व सूर्यास्त के समय लाल कलर का प्रकाश दिखाई देता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे ट्विलाइट या गोधूली कहा जाता है। क्या कहते हैं? ट्विलाइट या गोधूली कहते हैं। अब बात करें हम पृथ्वी के रेवोल्यूशन की या परिक्रमण गति की। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर एक दीर्घ वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाती है। ये पृथ्वी आपकी है, जो सूर्य के, ये मान लीजिए सूर्य आपका है, तो सूर्य के चारों ओर एक दीर्घ वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाती है, जिसे हम कह सकते हैं यहाँ पे कि एक अंडाकार पथ पर या जियोड जैसी आकृति के रूप में चक्कर लगाती है, जो कि 365 दिन 6 घंटे में अपने एक चक्कर को पूरा करती है, जिसे पृथ्वी की वार्षिक गति या परिक्रमण गति कहते हैं। क्या कहते हैं? वार्षिक गति या परिक्रमण गति कहते हैं। आपको क्वेश्चन मिल गया यहाँ पे कि वार्षिक गति क्या होती है। तो वार्षिक गति पृथ्वी की वह गति है जो वह सूर्य के एक चक्कर लगाने में तय करती दूरी है, जबकि ये जो आपका जियोड आकृति का मार्ग है जिस पर वो चक्कर लगाती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे भूकक्षा या अर्थ ऑर्बिट कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, भूकक्षा या अर्थ ऑर्बिट कहा जाता है। आप सोच रहे होंगे कि एक साल या एक वर्ष में तो 365 दिन होते हैं, तो फिर से ये 6 घंटे कहाँ गए? जो आपने अभी देखा कि पृथ्वी एक चक्कर कितने में लगाती है? 365 दिन 6 घंटे में लगाती है, तो ये 6 घंटे कहाँ गए? तो याद रखिएगा कि जो 6 घंटे हैं, इनको 4 वर्ष में जोड़कर देखा जाता है तो कितना होता है? 24 घंटे। और 24 घंटे बराबर किसके होता है? एक दिन की होता है। अर्थात हर चौथे साल में हम क्या करते हैं? फरवरी मंथ में उस दिन को ऐड कर देते हैं, जिसे हम लीप वर्ष या अधिवर्ष कहते हैं। उस साल हमारा जो वर्ष होता है वो कितने दिन का होता है? 366 दिन का होता है।
यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि पृथ्वी की वार्षिक गति या परिक्रमण गति के कारण ही ऋतु परिवर्तन होता है। क्या होता है? जो ऋतुएं परिवर्तित होती हैं। आप जानते हैं कि कई प्रकार की ऋतुएं हमारे यहाँ पाई जाती हैं। जो ऋतु परिवर्तन होता है किससे होता है? तो पृथ्वी की वार्षिक गति या परिक्रमण गति के कारण ही होता है। थोड़ा सोचिएगा कि यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी न होती तो क्या होता? यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी न होती तो क्या होता? तो आंसर आपको मिलेगा कि पृथ्वी पर सभी जगह दिन व रात कैसे होते? बराबर होते। यदि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा न करती तो क्या होता? तो पृथ्वी के जिस हिस्से में सूर्य का प्रकाश पड़ता वहां हमेशा क्या होता? दिन होता। वह जहां पे न पड़ता वहां क्या होता है? रात होती। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पृथ्वी के जिस हिस्से में सूर्य का प्रकाश पड़ता यह क्षेत्र आप कैसा होता? प्रकाशवान होता या यहाँ पर दिन होता। जबकि इसका जो पिछला वाला क्षेत्र है कैसा होता? तो यहाँ पर हमेशा रात्रि होती। बात कर लेते यहाँ पर हैं उपसौर और अपसौर की। इससे कई बार एग्जाम में आपके प्रश्न पूछा जा चुका है। उपसौर जिसे क्या कहते हैं? पेरिहेलियन कहते हैं। अपसौर जिसे एपीहेलियन कहा जाता है। उपसौर कब आता है और अपसौर कब आता है? तो उपसौर 3 जनवरी को एक घटना होती है जब पृथ्वी जो है वह सूर्य के सबसे नजदीक होती है। ध्यान दीजिएगा, जब पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होती है अर्थात 14.70 करोड़ किलोमीटर के आसपास जो दूरी है इस पर होती है तो क्या होता है? उपसौर होता है। यहाँ पर एक प्रश्न आपके मन में उठ रहा होगा कि 3 जनवरी को तो उत्तरी भारत में क्या होता है? अत्यधिक मात्रा में ठंडक हो रही होती है, सर्दी हो रही होती है। फिर पृथ्वी सूर्य के इतने नजदीक कैसे आ गई है? अगर पृथ्वी सूर्य के नजदीक आती तो हमारे यहाँ पे क्या होना चाहिए था? अत्यधिक मात्रा में गर्मी होनी चाहिए थी, जबकि यहाँ तो ठंडक होती है। तो ध्यान दीजिएगा कि ये जो समय है जनवरी मंथ का, इस समय जो सूर्य है वह कहाँ होता है? वह दक्षिणायन में होता है। अर्थात कह सकते हैं कि सूर्य उस समय हमारा मकर रेखा पर चमक रहा होता है। मकर रेखा के आसपास के क्षेत्र में चमक रहा होता है तो सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में उस समय प्रभावी रहता है, उत्तरी गोलार्ध में नहीं। तो उत्तरी गोलार्ध में हमारे क्या होता है? जाड़े का मौसम लगभग होता है। यदि आप दक्षिणी गोलार्ध में होते उस समय, जैसे कि आप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप या अंटार्कटिका महाद्वीप में होते तो आपको एहसास होता कि वहां पर कितनी गर्मी है। अब हम बात करें अपसौर की, एपीहेलियन की, तो एपीहेलियन कब होता है? 4 जुलाई को होता है। ये वो समय है जब पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिकतम दूरी पर होती है। 4 जुलाई को पृथ्वी क्या होती है? सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है, 15.2 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर। ये दोनों पॉइंट आपके लिए याद रखने योग्य हैं, बहुत बार पूछा गया है और कई बार तो आपके ऑप्शन में केवल दूरी पूछ ली गई है। तो ये भी याद रखना, 15.2 किलोमीटर और 14.70 करोड़ किलोमीटर, ये जो आपके हैं इनको जरूर याद रखिएगा। साथ ही साथ यहाँ पर अपसौर या उपसौर याद रखने के साथ साथ आपको याद रखना पड़ेगा पेरिहिलियन व एपीहिलियन, क्योंकि कई बार आपके परीक्षा में जो प्रश्न आया हुआ है उसमें अपसौर या उपसौर न देके उन्होंने हिंदी में ही लिख दिया है पेरिहिलियन और एपीहिलियन। बच्चे कंफ्यूज हो गए हैं, वो तो रट के गए थे क्या अपसौर या उपसौर, पर उनको ऐसा कोई ऑप्शन मिला नहीं और आंसर गलत करके चले जाते हैं इस प्रकार से। तो आगे हम बढ़ते हैं ऋतु परिवर्तन की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऋतुएं कैसे परिवर्तित होती हैं, हम उनके विषय में भी जानेंगे जरा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पृथ्वी न सिर्फ अपने अक्ष पर घूमती है बल्कि यह सूर्य के परितः चक्कर भी लगाती है, ये तो आप जानते हैं। इसलिए पृथ्वी की सूर्य से सापेक्ष स्थितियां हमेशा बदलती रहती हैं।
जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर स्थिति कुछ और है सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी की, और यहाँ पर कुछ और है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चार अवस्थाएं होती हैं। क्या होती हैं? ये चार अवस्थाएं मुख्य रूप से पृथ्वी के परिक्रमण काल में पाई जाती हैं, जिन्हें ऋतु परिवर्तन नाम दिया जाता है। कहने का तात्पर्य है कि इन्हीं से हम जानते हैं कि ऋतु चेंज हो रही है, परिवर्तित हो रही है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें से 21 जून की। 21 जून की तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 21 जून को क्या होता है, सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। किस पे पड़ती हैं? यहाँ देख सकते हैं कर्क रेखा है और कर्क रेखा पर सूर्य किरणें लंबवत पड़ रही हैं। इसमें क्या होता है, इसमें उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। क्या होता है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। और आप जानते हैं कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और इसी दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया जाता है। अब हम देख लेते यहाँ पर हैं तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन हुआ, तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा इस समय? इस समय दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात हो रही होगी। अब बात करें हम इसी में, तो इसे कर्क संक्रांति भी कहा जाता है। जो ये स्थिति आपकी बनती यहाँ पे है, इस स्थिति को क्या कहते हैं? कर्क संक्रांति कहते हैं, या ग्रीष्म आयनात भी कहा जाता है। कर्क संक्रांति या ग्रीष्म आयनात भी कहा जाता है। इसके बाद से सूर्य क्या होता है? इसके बाद से सूर्य आपका 23 सितंबर तक पुनः विषुवत रेखा की ओर चलना प्रारंभ कर देता है। और आप देख रहे हैं यहाँ पर 23 सितंबर को सूर्य की किरणें कहाँ पड़ रही हैं? 23 सितंबर को सूरज किरणें विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर पड़ रही हैं। मैप को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, मैंने आपको एरो के द्वारा दर्शा भी दिया है कि 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर पड़ रही हैं। इसके बाद हम बात करें फिर से क्या होता है, 23 सितंबर के बाद सूर्य किरणें कहाँ जाती हैं? तो फिर से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सूर्य किरणें कैसे पड़ रही हैं? अब मकर रेखा पर पड़ रही हैं। कब? 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को सूर्य किरणें मकर रेखा पर पड़ रही हैं, अर्थात दक्षिणी गोलार्ध में इस समय सबसे बड़ा दिन होगा। क्या होगा? दक्षिणी गोलार्ध में इस समय सबसे बड़ा दिन होगा, व उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात होगी। यहाँ पर आपको ध्यान दीजिए, तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं? तो इसे मकर संक्रांति भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? मकर संक्रांति भी कहा जाता है, या हम कह सकते हैं इसको शीत आयनात। क्या कह सकते हैं? शीत आयनात भी कह सकते हैं। इसके बाद पुनः आप देख सकते हैं रोटेशन कहाँ जा रहा है? पुनः रोटेशन आपका जो है 21 मार्च की तरफ जाता है। 21 मार्च अर्थात पुनः विषुवत रेखा की तरफ हम बढ़ते हैं, और विषुवत रेखा की तरफ जब ये जा रहा होता है तो आप देखते हैं कि विषुवत रेखा पर प्रकाश की किरणें चमक रही हैं। मतलब सूर्य की जो किरणें हैं वह लंबवत कहाँ पर पड़ रही हैं? विषुवत रेखा पर पड़ रही हैं। तो यहाँ पर आपने एक चीज ध्यान दी होगी कि 21 मार्च को और 23 सितंबर को जो सूर्य की किरणें हैं वह विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। और जब ये किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर दिन व रात की स्थिति क्या होगी? बराबर होगी। अर्थात दोनों गोलार्धों में प्रकाश लगभग बराबर पहुंच रहा होता है, इसलिए दोनों गोलार्धों में जो दिन व रात की अवधि है वो कैसी होगी? बराबर होगी। और आप जानते हैं विषुवत रेखा पर कितने घंटे का दिन व रात होती है? तो विषुवत रेखा पर आप जानते हैं 12 घंटे का दिन व 12 घंटे की रात होती है। चूंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत चमक रहा है दोनों स्थितियों में, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे विषुव कहा जाता है। विषुव या इक्विनॉक्स कहा जाता है, जिसमें हम बात कर सकते हैं कि 21 मार्च की स्थिति को बसंत विषुव कहते हैं। क्या कहते हैं? 21 मार्च की स्थिति को बसंत विषुव कहा जाता है, जबकि 23 सितंबर की स्थिति को शरद विषुव कहते हैं। अब हम बात करते यहीं पे हैं कुछ और प्रश्न जो पूछे जाते हैं। तो विषुवत रेखा से
जैसे ही हम कहाँ जाते हैं, ध्रुवों की तरफ जाती हैं, वैसे ही क्या होता है, दिन की अवधि या तो घटने लगती है या फिर बढ़ने लगती है। दो कंडीशन आपकी हैं। तो यहां पर हम बात करेंगे कि सूर्य के चमकने की वजह से, कि सूर्य कर्क रेखा पर कब चमकता है, कब मकर पर चमकता है, कब विषुवत पर चमकता है। इन स्थितियों को ध्यान में रखते ही हम बात कर पाएंगे कि किस क्षेत्र में दिन की अवधि कितनी होती है। उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि बढ़ती है या दक्षिणी गोलार्ध में दिन की अवधि बढ़ती है। तो हम बात करते यहाँ पर हैं, जो प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा गया है हम उसकी कर लेते तुरंत बात। तो विषुवत रेखा से जैसे ही हम ध्रुवों पर जाते हैं, वैसे क्या होता है, दिन की अवधि में बढ़ोतरी होती जाती है। और विषुवत रेखा पर क्या होता है, 6 महीने का दिन होता है। क्या होता है, विषुवत रेखा से जैसे ही हम बढ़ते हैं ध्रुवों पर, तो ध्रुवों पर क्या होता है, 6 महीने का दिन होता है व 6 महीने की रातें होती हैं। ध्यान दीजिएगा, ध्रुवों पर क्या होता है, 6 मंथ का डे व 6 मंथ की नाइट होती है। जबकि विषुवत रेखा पर जो ऋतुएं होती हैं वह समान होती हैं और यहाँ पर 12 घंटे का दिन व 12 घंटे की रात पाई जाती है। इसको आप याद रखिएगा। मैंने एक फिगर के माध्यम से आपको ये समझाने की कोशिश कर दी है। तो आज क्लास में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होगी। यदि ये क्लास आपको पसंद आए तो उसे लाइक करें व वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।